हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो बच्चों, आप लोगों ने अपने फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर लिया होगा, इन्जॉय किया होगा। अब आप लोग अपने पढ़ाई को भी अच्छे से देखिए, उस पर कंसंट्रेट होइए। तो बच्चों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में H2O का इलेक्ट्रॉन जल H2O में सहसंयोजक बंध पढ़ा था हम लोगों ने। इसका स्ट्रक्चर भी देखिए, ये हमने बताया था कि ऐसे बनता है, यानी कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है। ठीक, अब यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ रहे हैं अमोनिया क्या है, एक यौगिक है। अमोनिया एक यौगिक है जिसका अणु सूत्र NH3 है। ये हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से मिलकर बना है। हाइड्रोजन को साझा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन, जबकि नाइट्रोजन को साझा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो आप सब जानते हैं कि नाइट्रोजन जो है, तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, क्या परमाणु संख्या, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 होती है। अगर आप बच्चों इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो कैसे होगा, यहाँ पर देख लेते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो नाइट्रोजन का यानी कि N7, ओके। अब हम इसको शेल में अगर फिल करते हैं इसके इलेक्ट्रॉन को KLMN से, तो 2 and 5, ओके। यानी कि इसको अक्रिय विन्यास प्राप्त करने के लिए, इनर्ट गैस स्ट्रक्चर प्राप्त करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की नेसेसरी है, 3 इलेक्ट्रॉन की नेसेसरी है। और हाइड्रोजन को 1 है तो इसके के में 1 है। ठीक, इसको के में 2 होते हैं, फिल के में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, 1। यानी कि अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता और नाइट्रोजन को 3। इतना समझे आप लोग। तो जो नाइट्रोजन के यानी जो है वो क्या करेगा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से साझा करेगा। कैसे, देखिए, क्या आप इस यौगिक का इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बना सकते हैं। हम यहाँ पर देखिएगा कि जो नाइट्रोजन है वो हाइड्रोजन से क्या कर रहा है, सहसंयोजक बंध बना रहा है। यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन को जो ये हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन और 1 नाइट्रोजन मिलकर NH3 का निर्माण करते हैं। ठीक, सहसंयोजक बंध का। देखिए, आइए अब हम नाइट्रोजन के आबंधन पर विचार करें। आपको पता है कि नाइट्रोजन सबसे हल्की गैस है। आप जानते हैं बच्चों कि नाइट्रोजन क्या है, सबसे हल्की गैस है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखने से ये बात स्पष्ट होती है कि इसके वाहतम कक्ष में यानी के में मात्र 1 इलेक्ट्रॉन। अभी हम लोगों ने देखा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो के में हमको कितने दिखे थे, देखिए यहाँ पर के कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन। ठीक, फिर और हम ये भी जानते हैं कि हाइड्रोजन अणु का अस्तित्व है। ठीक, हाइड्रोजन का एक परमाणु हाइड्रोजन परमाणु के साथ एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके हाइड्रोजन का एक अणु बना लेता है। ये हम लोग जानते हैं कि जब हाइड्रोजन आपस में साझा यानी शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन की, तो H2 बना लेता है। इसे इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि यहाँ पर फिगर चित्र क्रमांक 11 में दिखाया गया है। 1 हाइड्रोजन आपस में शेयर कर लिए, यानी एक, अगर देखा जाए तो इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है और इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, इसलिए इसको कैसे दिखाया गया है, सिंगल बॉन्डिंग के द्वारा। ठीक, हमने देखा कि अणु का निर्माण भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के सहयोग से नहीं, बल्कि एक ही तत्व के समान परमाणु के मिलने से बनता है। अब देखिए, अणु यौगिक में तो बच्चों भिन्न भिन्न तत्व के जो भिन्न भिन्न तत्व हैं वो निश्चित अनुपात में जब संयोग करते हैं तो यौगिक यानी कंपाउंड बनाते हैं। लेकिन अणु में क्या है, अणु में ये जो अणु हैं वो क्या करते हैं कि हमने यहाँ देखा कि अणु का निर्माण भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं से नहीं होता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन अणु में एक हाइड्रोजन का एक परमाणु है, दूसरा सोडियम का, ऐसा नहीं है। यानी हाइड्रोजन का जब अणु बनता है तो इसमें हाइड्रोजन के ही परमाणु रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है ना। हाइड्रोजन तत्व का अस्तित्व द्विपरमाणुक अणु के रूप में है। यहाँ उपसर्ग है, द्वि का अर्थ है दो अतः द्विपरमाणु का तात्पर्य है 2 परमाणु तथा इसे एकल बंध है। यहाँ पर देखिएगा H2
टू का मतलब इसमें दो, और यहाँ पर ये क्या है, एकल बंध के द्वारा यानी सिंगल बॉन्डिंग के द्वारा है, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन में क्या है, दो परमाणु, हाइड्रोजन अणु में दो परमाणु हैं और इसमें बॉन्ड शेयर सहसंयोजक बंध पाया जाता है, और इसमें क्या है, सिंगल बॉन्डिंग यानी एकल बंध है। ओके, क्या किसी तत्व के परमाणुओं के मध्य द्विबंध भी होता है? अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर तो एक अगर दो परमाणु हैं, इनमें सिर्फ सिंगल बॉन्डिंग हम देखा, तो आप क्या बता पाएंगे कि किसी ऐसे दो परमाणु जिनके मध्य यानी कि द्विबंध डबल बॉन्डिंग भी होता है? आइए एक तत्व ऑक्सीजन पर विचार करते हैं। ऑक्सीजन पर विचार कर, हम जानते हैं ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? 2, तथा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6। अगर आप बच्चों इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो कितना होगा? 2 और 6। अतः अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन के परमाणु आपस में 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं और इनके मध्य द्विबंध बनता है। देखिए आपको बच्चों यहाँ बुक में भी एकदम क्लियर अच्छे से शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करके दिखाया गया है, यानी ये ऑक्सीजन का एक परमाणु, ऑक्सीजन का दूसरा परमाणु, ठीक है ना। जब ये क्या कर रहे हैं आपस में, देखिए साझा कर रहे हैं, किसका? 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है ना, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन इसको दे रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन इसको दे रहा है। देखिए अब अगर आप इस ऑक्सीजन का अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के इलेक्ट्रॉन को देखते हैं किस 8 कैसे कंप्लीट हुआ, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, यानी कि ये ऑक्सीजन परमाणु का 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। अब इस ऑक्सीजन परमाणु को देख लीजिए बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी 8 पूरा हो गया, यानी इनके भी डबल बॉन्डिंग पूरी हो गई। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? तो यानी कि 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ है, 2-2 इलेक्ट्रॉनों का, तो बॉन्डिंग कैसी होगी? डबल। अगर एक इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है तो बॉन्डिंग कैसी होती है? सिंगल। अगर 3-3 इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है तो बॉन्डिंग कैसी होती है? ट्रिपल। अब 3 इलेक्ट्रॉनों में आप N2 को भी आपको बताते हैं कैसे होता है। अब देखिए आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि कार्बन परमाणु के मध्य द्विबंध और त्रिबंध भी पाया जाता है। कार्बन C जिसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? 6, इसके बीच बच्चों डबल बॉन्डिंग भी पाई जाती है और ट्रिपल बॉन्डिंग भी पाई जाती है। ये एक कैसे, देखिए आइए एक उदाहरण C2H4 को देखें। एथीन या C2, अब देखिए ये यहाँ जो C2H4 है इसको इस तरीके से ओपन स्ट्रक्चर पे लिखा गया है इसको यहाँ पर, यानी कि ये जो ऐसे जो बता रहे हैं बच्चों, यानी कि C2 हमारा क्या है? C2H4। ओके, एथीन। तो यहाँ पर आप खुद देखिए कितने कार्बन हैं, यहाँ पर 2 कार्बन है। अगर आप इन दोनों कार्बन को सेंटर में ले आ दीजिए, ठीक, ये सेंटर में आ गए और इनके बीच क्या है? डबल बॉन्डिंग, ठीक। तो हाइड्रोजन 4 है ना, तो आप इजीली ऐसा स्ट्रक्चर बना सकते हैं ऐसे। इसका मतलब ये हुआ कि इस कार्बन यानी कि ये कार्बन, अब देखिए सबसे पहले ये जान लीजिए बच्चों कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, 4 से कम नहीं होती और 4 से ज़्यादा नहीं होती, ठीक है ना। 4 होती है, अगर 4 से कम है तो स्ट्रक्चर आपका गलत है, अगर 4 से ज़्यादा है तो भी स्ट्रक्चर आपका गलत है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए कार्बन, देखिए 1 2 3 4, यानी कि 4 संयोजकता कार्बन की पूरी है और हाइड्रोजन की 1 है, देखिए 1 सिंगल बॉन्डिंग से दिखा रहा है, ठीक। तो यहाँ पर यानी ये कार्बन 2-2 इलेक्ट्रॉनों का साझा करे हैं, तभी ना इनके बीच डबल बॉन्ड आ रहा है। और ये कार्बन ये हाइड्रोजन 1-1 इलेक्ट्रॉन का साझा है, इस कार्बन इस हाइड्रोजन में भी 1-1 इलेक्ट्रॉन का साझा है। क्लियर हो रहा है ना? ठीक। तो यहाँ पर देखते हैं कि हम जिसमें अब इस तरीके से H2 का मतलब होता है 2 हाइड्रोजन और C मतलब कार्बन, फिर डबल बॉन्ड CH2 देखिए जिसमें एक कार्बन परमाणु दूसरे कार्बन परमाणु के साथ 2 इलेक्ट्रॉन के साझे द्वारा अपनी 2 संयोजकताएं संतुष्ट करता है। अभी आपने यहाँ पर देखा कि 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये क्या करता है? 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझा करके अपनी संयोजकता को पूरा करता है। फिर जबकि शेष 2 संयोजकताएं अन्य परमाणुओं से संतुष्ट होती हैं। अब यहाँ पर देखिएगा बाकी की जो 2 संयोजकता है, यानी कि अब इसकी दो इलेक्ट्रॉन तो इसको मिल गए। जब आप कार्बन का लिखते हैं के तो 2 और 4 लिखेंगे ना,
इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो यानी कि इसका शेल तो फिल है, लेकिन यहाँ इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 चाहिए, तो 4 कैसे पूरी करता है? ये जो कार्बन है ये कार्बन दूसरे कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है, 2 तो पूरे हो गए। अब हाइड्रोजन से क्या करता है? ये एक हाइड्रोजन से लेता है और एक इस हाइड्रोजन से लेता है, तो टोटल इसके पास कितने हो गए? 4 हो गए, यानी इसके लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन 8 हो गए बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। और अक्रिय गैस विन्यास, इसने इनर्ट गैस जैसा स्ट्रक्चर ले लिया। इस तरीके से ये कार्बन भी क्या करता है? दो इलेक्ट्रॉन इससे लिया और एक हाइड्रोजन से, तो इसकी भी क्या हुआ? 4 थे, अब 4 का इसने शेयरिंग कर ली, तो इसके पास कितने हो गए? 8 हो गए। तो यहाँ पर वही चीज़ बताई जा रही है, जबकि शेड 2 संयोजकताएं अन्य परमाणु से संतुष्ट होती हैं। अब यहाँ पर देखिएगा चित्र क्रमांक 13 में बच्चों एकदम क्लियर अच्छे से स्ट्रक्चर बना हुआ है कि ये कार्बन देखिए 2 इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहा है। ये हाइड्रोजन, ये कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन का, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन का, ये वाला हाइड्रोजन कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन का, ये कार्बन ये हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहा है। तो एथीन में ये जो सहसंयोजक बंध का स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं ये ऐसे, यानी कि मतलब हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा हाइड्रोजन साझा कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा कार्बन के बीच, यानी 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। तो ये बच्चों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। उसी प्रकार हम त्रिबंध का बनना भी 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन के साझे द्वारा समझा सकते हैं, यानी ट्रिपल बॉन्डिंग कैसे बनती है, इनको भी हम 2 परमाणुओं के मध्य शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से समझा सकते हैं। आइए हम नाइट्रोजन पर विचार करें, जिसके प्रत्येक परमाणु में 3 इलेक्ट्रॉन का साझा करता है, यानी N2 क्या करता है? आपस में 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है। क्यों? क्योंकि अभी आपने देखा है कि जो नाइट्रोजन है इसके जो लास्ट सेल L है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 5, और इसको इनर्ट गैस जैसा स्ट्रक्चर प्राप्त करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की नेसेसरी है? 3 इलेक्ट्रॉन की। तो N2 कम होगा, तो यानी कि इसमें कितने परमाणु होंगे? 2। तो इसके पास भी बच्चों 5 इलेक्ट्रॉन होगा और इसके पास भी क्या होगा? 5 इलेक्ट्रॉन। इसको आप लोग क्रॉस से दिखाइएगा, मैं तो यहाँ पे बना दे रही हूँ लेकिन आप क्रॉस से दिखाइएगा। ये भी क्या करेगा? इससे 3 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? साझा कर लेगा। और ये वाला अब इसका काउंट करिए तो 3 6 और 2 8, और ये भी क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन का इससे साझा कर लेगा। ठीक, अगर आप इसको इस तरीके से दिखाएंगे तो ये स्ट्रक्चर बनाना बहुत ज़रूरी है बॉन्डिंग के द्वारा, यानी कि इसमें डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है कि सिंगल बॉन्ड है, ताकि आपका स्ट्रक्चर एकदम क्लियर हो जाता है कि इसमें 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ है, इसमें 2 का या इसमें 1 का। तो यहाँ आपने देखा ये क्या है? इसमें N2 में कितने बंध पाए जाए? 3 बंध, यानी 3 बंध का इलेक्ट्रॉनों का साझा है। अब यहाँ पर इसी को क्लियर है बच्चों, क्योंकि नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 5 होता है, चूंकि नाइट्रोजन के 2 परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। ठीक, अतः नाइट्रोजन का अस्तित्व 2 परमाणु गैस के रूप में होता है। तो अब यहाँ पर देखिए वही स्ट्रक्चर बना दिया गया, अभी आपको जैसे हमने बना के दिखाया उसी तरीके का सेम स्ट्रक्चर यहाँ पर है। फिर पूर्व में हमने देखा कि कार्बन कार्बन के मध्य एकल या द्विबंध होता है, उसी प्रकार कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध भी होता है। अणु C2H2 यानी कि C, इसमें कितने कार्बन है? 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन। इसी को देखिए बच्चों यहाँ पर खोल के ओपन बताया जा रहा है, यानी 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन की निम्नलिखित संरचना होती है, यानी एथाइन की ये क्या है? देखिए एथाइन, ठीक है ना, ये एथाइन की संरचना। अब यहाँ पर देखिएगा इस कार्बन और इस कार्बन के मध्य यानी बीच में 3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग है, और ये कार्बन और ये हाइड्रोजन के बीच 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, यानी इस कार्बन और इस कार्बन के बीच देखिए 3 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर दिखाया भी गया है। 1 और 2 2 कार्बन है, इनके बीच 1 2 3 3 बॉन्डिंग है, और इस कार्बन इस हाइड्रोजन के मध्य कितनी है? 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है। तो इसको सिंगल बॉन्डिंग के द्वारा आराम से दिखाया गया। हमने इस अध्याय में देखा कि तत्वों की संयोजकता इस बात पर निर्भर करती कि तत्व अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने
में अपने संयोजी कक्ष से कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं या फिर ग्रहण करते हैं। यानी कि आपने इस चैप्टर में देखा ना कि जो तत्व हैं वो अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए वो अपने संयोजी कक्ष यानी लास्ट सेल जो उनकी होती है, जिसमें इनके जैसे कि जो अधूरी जिसमें इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं होते हैं वो संयोजी कक्ष कहलाती है, लास्ट कक्ष। जैसे कि ये इसकी 2 और नाइट्रोजन की संयोजी कक्ष क्या है, एल है ना, इसकी क्या है, एल है। तो यानी कि इसके एल कक्ष क्या कहलाएगी, संयोजी कक्ष में या तो में अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए या तो ये इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं या फिर ग्रहण करते हैं। हमने ये भी देखा कि तत्व अपने ही परमाणु या अन्य तत्व के परमाणुओं से साझे द्वारा भी अष्टक को पूरा करने का प्रयास करते हैं। आपने देखा कि कैसे तत्व अपने ही परमाणु, जैसे कि O2 में 2 ऑक्सीजन के परमाणु हैं, N2 में 2 नाइट्रोजन के परमाणु हैं, तो ये अब हाइड्रोजन यानी H2 में 2 हाइड्रोजन के परमाणु है। इस तरीके से ये अपने ही तत्व के परमाणुओं से साझा करते हैं या फिर दूसरे तत्व के परमाणुओं से, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा है एथीन में, इथाइन में, C2H4 में देखा, C2H2 में देखा, जिसमें कार्बन भी और हाइड्रोजन भी है, H2O में देखा जिसमें क्या है, हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन भी है। तो इस तरीके से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं अष्टक को पूरा करने के लिए। वो उस तत्व की क्या कहलाती है, संयोजकता। उदाहरण के लिए कार्बन को लें, ठीक है ना। आपको एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर क्या लिया गया है, कार्बन। चूँकि कार्बन अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, साझा करता है। अभी आपने बच्चों को समझाया था कि कार्बन के लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन है, देखिए 4। यहाँ आप देख रहे हैं लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके 4। अब आप खुद सोचिए इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की नेसेसरी है, 4 की ज़रूरत है ये। यानी ये 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तब न इसका अष्टक कंप्लीट होगा। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन का साझा करता है, अतः कार्बन की संयोजकता कितनी है, 4। यानी कि कार्बन की संयोजकता कितनी कहलाएगी, 4। कैल्शियम ऑक्साइड में ऑक्सीजन परमाणु कैल्शियम परमाणु से 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, किंतु कार्बन डाइऑक्साइड में प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है। दोनों स्थितियों में ऑक्सीजन की संयोजकता बताएं। अब आप बताइए कि ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होगी। कार्बन डाइऑक्साइड में क्या करता है वो, देखिए कैल्शियम ऑक्साइड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है ना। कैल्शियम ऑक्साइड में ऑक्सीजन परमाणु नहीं, इलेक्ट्रॉनों का साझा नहीं होता। कैल्शियम ऑक्साइड में यानी कैल्शियम इलेक्ट्रॉन देता है और ऑक्सीजन परमाणु इलेक्ट्रॉन लेता है, यानी इसमें आयनिक बंध बनते हैं। कैसे बंध बनते हैं, आयनिक बंध, साझा नहीं होता बच्चों। कैल्शियम ऑक्साइड में आयनिक बंध बनते हैं, यानी कैल्शियम पर प्लस आता है, क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन देता है, और ऑक्सीजन पर माइनस आता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लेता है। अब कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम परमाणु से 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। कौन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ऑक्सीजन, ठीक है ना। किंतु कार्बन डाइऑक्साइड के प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं। दोनों स्थितियों में आप बताइए कि ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है, तो दोनों स्थितियों में बच्चों ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है। अतः तत्वों की संयोजकता बंध बनाने के लिए त्यागे या ग्रहण किए गए या फिर साझे के लिए उपलब्ध किए गए वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब यहाँ पर बच्चों आप अच्छे से समझ जाइए कि संयोजकता क्या है। देखिए तत्वों की जो संयोजकता है वो बंध बनाने के लिए जो बंध बनते हैं, चाहे वो आयनिक बंध हो, चाहे वो आपके साथ संयोजक बंध हो, कोवैलेंट बॉन्ड हो, या फिर हमारे साथ संयोजक बंध हो, इस तरह के बंध बनने के लिए जो तत्व जितने इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, जो तत्व इलेक्ट्रॉन को त्यागता है या ग्रहण करता है या फिर साझा के द्वारा उपलब्ध किए गए वाले इलेक्ट्रॉनों की ही संख्या। जैसे अभी आपने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर वो तो कार्बन से शेयरिंग साझा कर रहा है, लेकिन कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों को दे रहा है, किसको, ऑक्सीजन को। तब भी ऑक्सीजन की संयोजकता क्या है, 2। यानी कि वो जितना इलेक्ट्रॉन त्यागे या फिर वो उतना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे या फिर वो उतने इलेक्ट्रॉन को साझा करे, वही उसकी संयोजकता है। जैसे कैल्शियम की संयोजकता वो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो उसकी संयोजकता क्या है, 2, ठीक।
सोडियम वो एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, त्यागता है, उसकी संयोजकता क्या है, एक। इसी तरीके से ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को ले रहा है अपना अष्टक पूरा करने के लिए, तो उसकी संयोजकता कितनी कहलाएगी, 2। तो यहाँ पर आप अच्छे से क्लियर हो गया होगा बच्चों कि साजे के लिए उपलब्ध किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब यहाँ पर देखिए 2 क्वेश्चन है कि एथेन C2H6 की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनाइए। एक ऐसे अणु के इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनाइए जिसमें द्विबंध पाया जाता है। तो ये दोनों क्वेश्चंस को आपको होमवर्क में करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर क्या करना है, सेंड करना, ताकि मैं ये समझूं कि आपने C2H6 को समझा, उसको बना पाएंगे। एक क्वेश्चन और है बच्चों की, क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। बहुत ही इजी है, आप आराम से इसको कर लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक संरचना द्वारा क्लोरीन अणु को बनना है, इसको समझाइए आप। तो बच्चों हम लोगों ने देखा कि जो क्लोरीन परमाणु, तो बच्चों आप लोगों को क्या करना है, 1 2 3 तीनों क्वेश्चंस को करके होमवर्क में व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है। अब हम लोगों क्या देखेंगे, आयनिक तथा सहसंयोजक यौगिक। देखिए हमने देखा कि परमाणु द्वारा संयोजी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की त्यागे जाने से अथवा ग्रहण किए जाने से आयनिक बंध तथा इलेक्ट्रॉनों का साझा करने से सहसंयोजक बंध बनते हैं। ये दोनों बॉन्डिंग को हम लोगों ने समझा है कि किस तरीके से आयनिक बंध बनते हैं, किस तरीके से सहसंयोजक बंध बनते हैं। वे यौगिक जिनमें आयनिक बंध पाया जाता है आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजक यौगिक कहलाते हैं, तथा वे यौगिक जिनमें सहसंयोजक बंध पाया जाता है सहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। आइए अब हम इन यौगिकों के गुणों को देखते हैं। तो पहला है हम लोग का बच्चों आयनिक यौगिक के गुण। तो सामान्यतः आयनिक यौगिक क्या होते हैं, वो जल में घुलनशील होते हैं। जो जैसे नमक है NaCl क्या है, एक यौगिक है ना, ये जब आप इसको जल में डिज़ोल्व करते हैं तो ये क्या होता है, घुल जाता है, डिज़ोल्व हो जाता है। दूसरा है आयनिक यौगिक के गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं, क्योंकि इनमें विपरीत आयन आपस में प्रबल वैद्युत आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं। प्रबल आकर्षण बल के बंधने से तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर देखिएगा जैसे NaCl है, ठीक है बच्चों, इसको देख लेते हैं, समझ लीजिए। NaCl है, ठीक है। अगर आप इस पर इनका चार्जेस लाइएगा तो क्या होगा, Na पे प्लस Cl पर माइनस। ऐसा क्यों हुआ ये भी आप जान रहे हैं, इनके बीच आयनिक बंध बन रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों, क्योंकि जो सोडियम है वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है क्लोरीन को, ठीक है ना, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है। जो लेता है बच्चों उसके ऊपर माइनस चार्ज आता है, और जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है उस पर प्लस चार्ज आता है। तो इस तरीके से इनके बीच क्या है, डोनेशन और एक्सेप्टेशन से जो हमारे चार्जेस आते हैं वो प्लस और माइनस है। तो ये क्या, ये विपरीत है ना, अपोजिट है। तो अपोजिट होने के कारण ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अच्छे से बाइंड करते हैं, यानी कि मजबूती से आकर्षण बल के द्वारा बंधे रहते हैं। और इनको तोड़ने के लिए क्या होता है कि अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अधिक एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। आयनिक यौगिक जल में घुलने पर अथवा पिघली अवस्था में आयनित हो जाते हैं। ये क्या होते हैं, इनको अगर जल पे घुलिए या ये इनकी जो अवस्था होती है वो पिघली तो वे आयनित हो जाते हैं। अतः ये वैद्युत के, ये जो विद्युत है उसके ये सुचालक होते हैं, क्योंकि ये प्लस और माइनस में आ जाते हैं तो ये किसके हो जाते हैं, विद्युत के सुचालक हो जाते हैं, यानी आयनित हो जाते हैं। ये तो बच्चों हम लोगों ने आयनिक यौगिकों के गुण को देखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। दूसरा है हमारा सहसंयोजक यौगिक के गुण। तो सहसंयोजक यौगिक में हम लोग देखते हैं सामान्यतः सहसंयोजक यौगिक जल में अघुलनशील होते हैं। वैद्युत संयोजक यौगिक तो जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन जो सहसंयोजक यौगिक होते हैं वो अघुलनशील होते हैं, ये डिजॉल्व नहीं होते। इनमें गलनांक व क्वथनांक आयनिक यौगिकों की तुलना में प्रायः कम होते हैं। इनके जो गलनांक और क्वथनांक है बच्चों वो आयनिक यौगिकों की तुलना में कम होते हैं। सहसंयोजक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। जस्ट अपोजिट कैरेक्टर है बच्चों, ये विद्युत के सुचालक होते हैं और ये क्या होता है, विद्युत के कुचालक होते हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इनका आयनीकरण नहीं होता। आइए इसे क्रियाकलाप द्वारा यौगिकों में वैद्युत चालन का परीक्षण करते हैं। अब एक एक्टिविटी के द्वारा इसको समझते हैं। देखिए सर्वप्रथम 4 बीकर लीजिए। अब इनमें क्रमशः का, ख, गा और घा को नामांकित करिए। यानी आपको जिसमें 4 बीकर लेना है
तो बच्चों यहाँ पर हम एक एक्टिविटी में हमको 4 बीकर लेना है, का, खा, गा और घा, जिसको सबको हमको नाम दे देना है। देखिए, अब प्रत्येक बीकर में 100-100 ml जल लेना है और इसमें निम्न पदार्थों को मिलाकर क्या करना है, विलयन तैयार करना है। तो मान लीजिए आपने बीकर का में 2 चम्मच साधारण नमक लिया, ठीक है ना। बीकर खा में आपने 2 चम्मच कैल्शियम क्लोराइड लिया, ओके। बीकर गा में आपने 2 चम्मच शक्कर लिया और बीकर घा में आपने 2 चम्मच ग्लूकोज लिया, यानी 4 बीकर ने आपने अलग अलग सब्सटेंस लिए, ओके। अब अतः आप सबसे पहले बीकर का के विलयन में क्या करेंगे, 2 ग्रेफाइट की छड़ को डुबोएंगे। बीकर काम के विलयन में हमको क्या डुबोना है, 2 ग्रेफाइट की छत, जैसे कि आपको यहाँ पर देखिए फिगर में अच्छे से दिखाया गया है। इसको समझ लीजिए। देखिए, ये हमारा बीकर है, ठीक है ना, इसमें विलयन है और ग्रेफाइट की 2 छड़ हैं, ठीक है ना, और एक स्विच लिया गया, एक बल्ब लिया गया और दूसरी एक बैटरी है। अब यहाँ पर आपको ये टेस्ट करना है कि ये जो हमारा ये जो हमारा नमक का जो यौगिक है, जो नमक है वो यौगिक है, वो क्या विद्युत का चालन करता है, क्या इसमें विद्युत का चालन होता है। इस एक्टिविटी से आपको ये समझना है। तो यहाँ पर देखिए वही चीज़ बताई जा रही है कि इन्हें तार के द्वारा बल्ब व 9 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दें, जो अभी हम लोगों ने बच्चों चित्र में देखा है। और पूरा एक परपथ तैयार करना। ध्यान रहे कि दोनों छड़ें आपस में स्पर्श ना करें, यानी छुएं ना, ये दोनों छड़ें ये छुएं ना। क्या बल्ब जला? इस प्रयोग से अन्य बीकर खा गा घा में रखे विलयनों के साथ दोहराएं व अवलोकन को नोट करें। अब आपको क्या करना है कि और भी इस सब्सटेंस की तरह, जैसे आपने इस एक्टिविटी के द्वारा अपने जो यौगिक हैं वो आयनिक यौगिक, वो विद्युत के सुचालक होते हैं, इसकी टेस्ट करने के लिए जो आपने अभी एक एक्टिविटी की है, इसकी तरह आपको जो और 3 हमारे पास सब्सटेंस हैं, जैसे कैल्शियम क्लोराइड था हमारे पास, शक्कर थी और क्या था, ग्लूकोज था। हाँ, तो आपको इनको भी क्या करना है, एज ए टेस्ट करना है। उसके बाद फिर आप खुद इनका प्रश्न का उत्तर दें। बीकर खा हुआ गा में बल्ब क्यों जला? अब आप खुद समझ गए होंगे कि जो हमारा NaCl था, ठीक है ना, NaCl, इसमें बल्ब जला का में, और कैल्शियम क्लोराइड में CaCl2 में, ठीक है ना, CaCl2 में क्या हुआ इसमें भी बल्ब जला। अब ऐसा क्यों हुआ? कैल्शियम क्लोराइड में बल्ब जला और इसमें भी बल्ब जला। ये देखिए दोनों में कह रहे हैं ना, का और खा में क्यों बल्ब जला? क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए ये हमारे जो यौगिक हैं वो क्या है बच्चों, आयनिक यौगिक हैं। ये अपने चार्जेस में इनके ऊपर अपोजिट चार्ज है, यानी प्लस और माइनस, ठीक है ना। जैसे कैल्शियम पर प्लस और क्लोराइड पर माइनस, तो इन पर क्या है, इस तरीके से माइनस हैं। तो इसी वजह से जो ये चार्जेस हैं, इनके वजह से ये क्या होते हैं, विद्युत का चालन करते हैं। इसीलिए क्या होता है, खा और गा में बल्ब जला। बाकी गा और घा जो है हमारे, वो क्या हैं, वो विद्युत के कुचालक हैं। क्यों? क्योंकि शक्कर और ग्लूकोज में क्या है, ये दोनों सहसंयोजक यौगिक हैं, इसीलिए ये विद्युत का चालन नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सहसंयोजक बंध पाया जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि नमक तथा कैल्शियम क्लोराइड में वैद्युत संयोजक बंध के कारण विद्युत का चालन होता है, तथा शक्कर और ग्लूकोज में सहसंयोजक बंध के कारण विद्युत का चालन नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, आयनिक यौगिक व सहसंयोजक यौगिक में अंतर। इसको आप अच्छे से लिख सकते हैं, आपके पास है भी, आप इसको बुक से भी पढ़ सकते हैं। और आयनिक यौगिकों के गलनांक व कथनांक उच्च होते हैं। क्यों? ये अभी हम लोगों ने देखा कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इन पर क्या होता है, अपोजिट, विपरीत आयन होते हैं, जैसे प्लस और माइनस, ठीक है ना। तो इसलिए ये क्या होते हैं, प्रबल आकर्षण बल के द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं और इनको तोड़ने के लिए अधिक एनर्जी की ज़रूरत होती, इसीलिए इनके गलनांक व कथनांक उच्च होते हैं। ठीक, अब यहाँ पर बच्चों आपको एक चीज़ और दी जा रही है, हमने सीखा में आपको क्या करना है, इसको अच्छे से पढ़ना है। होमवर्क में इसको पढ़ना बहुत नेसेसरी होता है। इसी से आपके क्या होते हैं कि आपके फिल इन दी ब्लैंक्स हुआ, ऑब्जेक्टिव हुआ, इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। तो इसको पढ़िएगा
और आपके एक होमवर्क में ये भी है, आप सही विकल्प करना है और आपको रिक्त स्थान की पूर्ति भी करना है। ठीक है बच्चों, तो इसको इतना करके व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है। होमवर्क को अच्छे से देखें, केयरफुली देखें और अपने नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर करें, उसी से आपको एग्ज़ाम देना है। और ओके बच्चों, अपना ख्याल रखें। ओके, बाय बाय, टेक केयर।